अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ अस्पीयर कॉलेज मियां वाली। सबसे पहले आप सबको बहुत मुबारकबाद सेकंड ईयर में प्रमोट होने पे। आज हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 15 जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। होम्योस्टैसिस, इस नाम से आप पहले वाकिफ़ होंगे। 10th क्लास में आपने इसी नाम से एक चैप्टर पढ़ा था। अब वही चैप्टर वाली कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा जो है वो होम्योस्टैसिस की इंट्रोडक्शन के ऊपर ही होगा। आउटलाइन आपके सामने है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या है एक्चुअली कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके इंटरनल बॉडी की जो एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल कंडीशंस होती हैं, वो इस तरह से होती हैं कि वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर उसको हेल्प कर रही होती है सर्वाइव करने में। लाइक एक ऑर्गेनिज्म है, अगर एक बहुत ही कोल्डर एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उसकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होगा ना, वो उसको वहाँ पर सर्वाइवल में हेल्प करेगा। इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट लाइक अपर लिमिट अगर बात करें टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर की, वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, तो उसकी जो बॉडी की कंडीशंस होंगी वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होगा उस जहाँ पर वो रह रहा है, उस एनवायरनमेंट के लिहाज से उसके लिए सूटेबल होंगी। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल बॉडी की जो कंडीशंस हैं, वो उस उसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सूट करवाने के लिए, जो उसको सर्वाइव करवाने के लिए हेल्प करती है। सो इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है, हमने अभी बात की है कि उसके अंदर स्पेसिफिक अडेप्टेशंस होती हैं। तो ये जो अडेप्टेशन हैं ये डिफरेंट बायोलॉजिकल लेवल्स के ऊपर हो रही होती हैं। ये सेलुलर लेवल से लेकर ऑर्गेनिज्मिक लेवल तक होती हैं। लाइक एक सेल है ना, तो सेल के जो अंदर की जो कंडीशंस होंगी, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होगा उसके लिहाज से ही कुछ एडजस्टमेंट्स उनकी हो रही होती हैं। ऐसे नहीं होता कि अगर बाहर वाला टेम्परेचर बहुत कोई डिफरेंट है सेल के बाहर वाला, और सेल के अंदर जो है वो टेम्परेचर टोटली डिफरेंट है। डिफरेंस होता है, बट उनके अंदर उन जो डिफरेंट सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर डिफरेंट टाइप की वो एडेप्टेशंस होती हैं, डिफरेंट तरह से एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो वो हम नेक्स्ट आके देखेंगे। बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इस चीज़ को हम नहीं करते। जस्ट इतना इसमें इस इंट्रोडक्शन में आप देख लें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई भी एक सेल है ना, तो उसकी इंटरनल कंडीशंस उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से वहाँ पर उसको सूट करवाने में, सर्वाइव करवाने में उसकी हेल्प कर रही होती हैं। सो डेफिनेशन है हमारा जो मेन चैप्टर है, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का क्या मतलब है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस। तो होम्योस्टैसिस क्या मतलब है? होम्योस्टैसिस मीन्स के एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं। टेम्परेचर को अगर हम टेम्परेचर की एग्जांपल ले लेते हैं, तो ह्यूमंस की बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी की जो है उसका टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब गर्मियों के अंदर आप देखें तो आपने देखा होगा, इस दफ़ा भी गर्मियों में टेम्परेचर काफ़ी हाई गया है, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। इसी तरह सर्दियों के अंदर आप देखें तो काफ़ी सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है माइनस के अंदर चला जाता है। सपोज़ करें -1 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। तो इतना ज़्यादा आप देख सकें डिफरेंस है एनवायरनमेंट के अंदर, कि इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन टेम्परेचर के अंदर हो रही होती हैं कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और बहुत ज़्यादा लो हो जाता है डिफरेंट सीजन्स के अंदर। लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर इतनी डेंजरस किस्म की फ्लक्चुएशंस हैं, उसके बावजूद हमारी बॉडी ने 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर वो उसने किया हुआ है, बॉडी को मेंटेन किया हुआ है। ये सिर्फ हम टेम्परेचर के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। बाकी सारी जो आगे आप जाके डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें आपको यहाँ पे एक डिफरेंस मिलेगा। जो मैंने अभी बोला है ना कि इंटरनल टेम्परेचर फिक्स रहता है, बाहर चेंज हो रहा है, तो एक्चुअली फिक्स रहना यहाँ पे नहीं है, मतलब कि फिक्स रहा है। आप डेफिनेशन में भी देखें ना कि द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग, कि इंटरनल बॉडी की कंडीशंस को प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आने से। अब ये जो आपको एग्जांपल दिया है, ये एक एनिमल्स होते हैं जिनको हम एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिनको एंडोथर्मिक कहते हैं। तो बहरहाल वो हम बाद में जाके देखेंगे। तो
कुछ ऐसे भी एनिमल्स आपने सुना होगा जिनको आप कोल्ड ब्लडेड वाली टर्म से आप वाकिफ़ होंगे, पहले आप पढ़ के आ चुके हैं। तो कोल्ड ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी चेंज करते हैं साथ-साथ उसके। तो ये एक्चुअली फ्लक्चुएशंस हुई हैं बॉडी के इंटरनल भी, एक्सटर्नल भी। बट इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो भी उसके साथ-साथ चेंज हुआ। तो ये जो एडेप्टेशन है एक्चुअली ये पुराने एनिमल्स होते थे, एंशिएंट उनके लिए वर्ड अगर हम यूज़ करें, प्रिमिटिव एनिमल्स, तो उनके अंदर ये एडेप्टेशंस थी कि बाहर का टेम्परेचर चेंज होता था तो उनकी बॉडी का भी साथ-साथ फ्लक्चुएट होता था। लेकिन वो ज़रूरी था उनके लिए, क्योंकि वो उन्होंने ऐसी एडेप्टेशंस अपनी बॉडी के अंदर डाली हुई थी, उनके पास ऐसी एडेप्टेशंस थी कि जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर अगर एनवायरनमेंट के साथ चेंज भी होता रहे तब वो सर्वाइव करते हैं वो सेल्स या वो ऑर्गेनिजम्स। अगर फिक्स हो जाए तब वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास एडेप्टेशंस ही नहीं है कि वो रेगुलेट कर सकें टेम्परेचर को एक स्पेसिफिक फिक्स पॉइंट पे। पर हम मज़ीद उस इतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते उस टॉपिक के। हम अपनी डेफिनेशन को देखते हैं कि बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टैसिस। सो होम्योस्टैसिस जो है उससे कौन से कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं अगर एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं। तीन तीन मेन चीज़ें हैं जो हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल में: वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर। ये वो चीज़ें हैं जो अगर चेंज होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर तो उसका बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, और उन फ्लक्चुएशंस को, उन चेंजेस को कैसे हमारी बॉडी हैंडल करती है या बाकी एनिमल्स टैकल करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली होम्योस्टैसिस। लाइक जिस तरह हमने टेम्परेचर की भी एग्जांपल स्टडी की भी है कि बाहर टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली खतरा होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमारी बॉडी किस तरह से उस 37 डिग्री सेल्सियस पे ही फिक्स रहती है, दैट इज़ होम्योस्टैसिस। तो उसको डिटेल में हमने बाद में जाके स्टडी करना है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। जस्ट आपने इन चीज़, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो इसको आपने फ़िलहाल एज इट इज़ ही थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है इसका। सो ऑर्गेनिज्म जो है दे हैव डेवलप्ड डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू डील विद चेंजेस इन दीज कंपोनेंट्स। मतलब कि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं ना, हर एक ऑर्गेनिज़्म के पास अपनी स्पेसिफिक एडेप्टेशंस हैं कि वो किस तरह से, अगर उनकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो वो कैसे उसको बैलेंस करेंगे बॉडी के साथ। इसी तरह अगर टेम्परेचर बाहर कम या ज़्यादा हो गया है तो एक ऑर्गेनिज़्म जो है वो कैसे उसको टैकल करेगा। हर एक ऑर्गेनिज़्म जो होता है उसको डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट उसके पास एडेप्टेशंस होती हैं जिनके थ्रू ये सारी चीज़ों को कंट्रोल या रेगुलेट कर रहा होता है। अब है की रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। ये तीन टर्म्स हैं जी, इन तीनों टर्म से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? नाम पे अगर आप गौर करें तो दो वर्ड्स इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, ऑस्मो और रेगुलेशन। ऑस्मो, ऑस्मो जब भी माइंड में आता है ना, तो एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर molecules from high concentration to a low concentration through a semi permeable membrane। मतलब वाटर की मूवमेंट्स जो होती हैं सेलुलर लेवल के ऊपर जो हो रही होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे हमने इसको क्यों किया है याद, इस टर्म को? तो ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो एक्चुअली यहाँ पर आप क्या मतलब लेंगे, वाटर एंड साल्ट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन को आप रेफर करेंगे एज एन इस वर्ड के साथ, मतलब वो कर लें, लिंक कर लें आप। तो ऑस्मो मीन्स वाटर और साल्ट, रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस या रेगुलेट करना। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होगा, बॉडी के अंदर जो है साल्ट और वाटर का जो बैलेंस करना होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की रेफरेंस से, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। कि अगर सपोज करें एक सेल है, उसके अंदर जो है वाटर जो था वो ज़्यादा है, बाहर वाले एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हो गई है कम। तो अब होगा क्या, वाटर सेल के अंदर से मूव करके बाहर चला जाएगा, दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी विद रेफरेंस टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसलिए इस प्रोसेस को अब क्या बोलेंगे, एक्चुअली ऑस्मोसिस हुआ है लेकिन यहाँ पे हम इसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलेंगे, क्योंकि रेगुलेट कर रहा है बॉडी के अंदर साल्ट की और वाटर की कंसंट्रेशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो फ्लक्चुएशन हो रही हैं उसके साथ। तो ऑस्मो रेगुलेशन आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि इसके अंदर जो बॉडी की इंटरनल कंडीशंस होती हैं, बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर जो है
उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो है वो किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। एक्सक्रीशन, अब एक्सक्रीशन आप इस वर्ड के फर्स्ट 2 लेटर्स को ही देखें ना, अगर एक्स्ट्रा, तो एक्सक्रीशन मीन्स कि बॉडी के अंदर कोई भी जो चीज़ एक्स्ट्रा है, उसको जब रिमूव किया जाता है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो वेस्ट प्रोडक्ट वो रिलीज़ हो रही हैं, वो हार्मफुल है। समटाइम्स क्या होता है हमारी बॉडी में, जो यूज़फुल चीज़ें भी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। उसको भी आप एक्सक्रीशन ही बोलेंगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है, अगर आप हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, तो वाटर हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है, तो वो हमारी बॉडी उस वाटर को रिमूव कर देगी। तो उस केस में भी हम वाटर को एक्सक्रीशन ही बोलेंगे। तो एक्सक्रीशन मीन एक्स्ट्रा, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा जब होती है उसके रिमूवल को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। थर्मोरेगुलेशन, थर्म थर्म का क्या मतलब होता है? थर्म मीन्स हीट या टेम्परेचर। तो थर्म मीन्स हीट एंड रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसको हम थर्मो रेगुलेशन बोलेंगे। एग्जांपल हमने अभी स्टडी की भी है। हमने अपने अगर हम अपनी की बॉडी की एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, चाहे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो। क्यों रहता है? इसको हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में जाएँगे, इस चैप्टर के एंड के ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन है इस टॉपिक पे, वो हम जाके करेंगे। तो फिलहाल हम चूँकि इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इन तीनों डेफिनेशंस का इंट्रोडक्शन, इन तीनों जो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका आपको इंट्रोडक्शन हो गया होगा आई थिंक क्लियर। होम्योस्टैसिस एंड एवोल्यूशन, अब एवोल्यूशन ये भी टर्म आपने पढ़ी होगी। तो होम्योस्टैसिस एंड एवोल्यूशन का क्या आपस में रिलेशन है? अब एवोल्यूशन का क्या मतलब है कि कि जब अर्थ बनी है, ज़मीन बनी है, तो उसके ऊपर जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए थे, वो बहुत ही सिंपल थे। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं। आर्किया थे, उसके बाद वो यू बैक्टीरिया आए, फिर उनके अंदर चेंजेस होती गई, प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने थे। तो आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दैट इज़ एक्चुअली एवोल्यूशन। तो पहले जो एनवायरनमेंट होता था, ऑर्गेनिजम्स जो पुराने थे, एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी बॉडी के अंदर जो वो होम्योस्टैटिक मेथड से या मैकेनिज्म से वो डिफरेंट थे, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट के लिहाज से उनको वहाँ पे वो कर रहे थे, सर्वाइव करवा रहे थे। अभी एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, ठीक है? तो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो ज़ाहिर है उस जगह पे जो रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, उसने भी अपनी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टैसिस वाले मैकेनिज्म्स हैं, उनको मॉडिफाई किया होगा, चेंज किया होगा। तो दैट इज़ एक्चुअली होम्योस्टैसिस का होम्योस्टैसिस की एवोल्यूशन होना, कि पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनके अंदर होम्योस्टैसिस के डिफरेंट मैकेनिज्म्स थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, होम्योस्टैटिक जो मेथड्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, वो इवॉल्व हुए हैं, चेंज हुए हैं। तो आप कह सकते हैं होम्योस्टैसिस के अंदर भी एवोल्यूशन हुई है। होम्योस्टैसिस एट सेलुलर लेवल, इसका क्या मतलब है? डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ के आ चुके हैं। सब एटॉमिक लेवल, फिर एटॉमिक लेवल से आगे वो आपने पढ़ा होगा सेलुलर लेवल होता है। फिर सेलुलर जो ऑर्गेनेली ऑर्गेनेली से सॉरी मॉलिक्यूलर होता है, मॉलिक्यूलर से ऑर्गेनेली, एंड देन सेलुलर लेवल। तो ये आपको पता होगा, पढ़ा हुआ है आपने। तो सेलुलर लेवल बहरहाल हमने देखना है यहाँ पे। सेलुलर लेवल मीन्स के सपोज करें ये सेल है, तो सेल जो होता है एक, उसका एनवायरनमेंट है ये, उसके आसपास जो भी चीज़ मौजूद है। तो अब सेलुलर लेवल के ऊपर भी होम्योस्टैसिस हो रही है। ऐसे नहीं है कि जैसे हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, एनवायरनमेंट का चेंज होता रहता है। नो, ये ऑर्गेनिज़मिक लेवल पे भी होती है होम्योस्टैसिस। लेकिन बेसिक लेवल्स के ऊपर अगर आप जाते हैं सेलुलर लेवल पे, तो एक सेल जो है ना, उस सेल ने भी अपने अंदर वो एडेप्टेशंस की हुई हैं, उसमें सॉरी एडजस्टमेंट्स की हुई हैं, कि जो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से होती हैं। हर एक सेल की डिफरेंट, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, हर एक सेल जो होता है उसकी डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं, वाटर के लिहाज से, सॉल्ट्स के लिहाज से, डिफरेंट अदर मेटाबोलाइट्स होते हैं, या डिफरेंट चीज़ें होती हैं। स्पेसिफिक सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन की अगर हम बात कर लें, तो इन चीज़ों की एडजस्टमेंट सेलुलर लेवल पे भी हो रही होती है। मतलब सिर्फ ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे नहीं है, सेलुलर लेवल पे भी होम्योस्टैसिस होती है। डायनामिक नेचर ऑफ इंटरनल रेगुलेशंस। सो डायनामिक नेचर ऑफ इंटरनल रेगुलेशंस की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब होम्योस्टैसिस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को एक जगह पे फिक्स करके रखना।
फिक्स करना टेम्परेचर के केस में आप कह सकते हैं हमारे अंदर लाइक 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिट रहा है, फिक्स रहा है उस पॉइंट के ऊपर। बट हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि होम्योस्टैसिस जो है वो हमेशा ये होगा, उसका मतलब कि टेम्परेचर एक जगह पे फिक्स है। इसकी नेचर डायनामिक है। डायनामिक मीन मतलब थोड़ी-सी फ्लक्चुएशंस इंटरनल में भी होती हैं। स्पेसिफिक एक रेंज होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट होती है कि इस रेंज के अंदर अगर सॉल्ट्स या टेम्परेचर रहेगा तो वो ठीक है। अगर उसके ऊपर जाएगा या उससे नीचे जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट होम्योस्टैसिस मीन्स एक पर्टिकुलर रेंज जिसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ जो है उसको किया जाता है एडजस्ट। यहाँ पे एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, अब एनवायरनमेंट जो है ना उसके अंदर जो चेंजेस आती है ना वो काफ़ी हाई लेवल के ऊपर होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कि फॉर एग्जांपल कुछ कंडीशंस जो होते हैं, कुछ केसेस होते हैं, जैसे अभी मौसम चल रहा है मानसून का, तो गर्मियों के इस सीज़न के अंदर बारिश जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एनिमल्स जो रह रहे हैं लाइक अगर हम फ्रॉग्स वगैरह की बात करें तो उनको वाटर की अवेलेबिलिटी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा मिलती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एनवायरनमेंट में वाटर ज़्यादा आ गया, इतना ज़्यादा हो गया तो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नो। एक पर्टिकुलर रेंज होती है जो उनकी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की रखी जाती है, लाइक वाटर है, साल्ट्स हैं या टेम्परेचर है। सो कंट्रोल सिस्टम्स मौजूद होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर, जो इन चीज़ों को रेगुलेट करने में उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। एडेप्टेशंस टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल एक्सट्रीम्स जो हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अभी हमने बात किया है कि अपर और लोअर लिमिट जो होती है उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं। मतलब ड्राई कंडीशंस अगर होती हैं तो लोअर लेवल जो होगा उनकी बॉडी के अंदर वाटर को होगा। अगर वेट कंडीशंस आ जाती हैं या कंडीशन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो अपर लिमिट हो जाएगी। इसकी एग्जांपल वैसे ही है जैसे गर्मियों के अंदर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 पॉइंट समथिंग 1 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट होता है। सर्दियों के अंदर 36.8 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट रहता है। तो एक्चुअली ये एक रेंज है, 36.8 सपोज कर लें, 37.1 सपोज कर लें। तो ये रेंजेस के अंदर फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, बट आप देखें ना नैरो रेंज है। ऐसे नहीं है कि एनवायरनमेंट का 50 डिग्री हुआ है तो बॉडी का भी 50 हो गया है, एनवायरनमेंट का -1 हुआ है तो बॉडी का भी -1, नो। ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर सर्दियों में थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, बट वो बहुत ही नैरो रेंज है जिसके अंदर फ्लक्चुएट कर रहा होता है। तो यही एक्चुअली डायनामिक नेचर होती है इसकी। स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, टेम्परेचर, सॉल्ट और वाटर, वो एक्चुअली 3 मेन चीज़ों से मिलके बनते हैं। 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड एन अफेक्टर। अब किस तरह वर्क करते हैं? रिसेप्टर नाम सुना होगा आपने। रिसेप्टर क्या चीज़ होती है? हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं या कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस होती हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। वो सीधा मैसेज भेजेंगे कंट्रोल सेंटर की तरफ एंड देन कंट्रोल सेंटर मैसेज भेजेगा अफेक्टर्स की तरफ जो कि एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर सपोज़ करें बॉडी की एनवायरनमेंट जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स। वो डिटेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर हो गया जी हाई। अब सीधा मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन की तरफ। ब्रेन क्या हुआ यहाँ पे? कंट्रोल सेंटर हुआ। ब्रेन क्या करेगा? इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और वो सीधा मैसेज भेजेगा अफेक्टर्स को कि टेम्परेचर बाहर हाई हो रहा है। अब बॉडी के अंदर वो वाले सिस्टम एक्टिवेट करवा दो कि टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ साथ हाई ना हो जाए, टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो वो हमें वो स्वेटिंग होने लग जाती है। इसके अलावा डिफरेंट अडेप्टेशंस होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एक पर्टिकुलर उस एनवायरनमेंट के अंदर कंट्रोल सिस्टम के थ्रू रेगुलेट हो रही होती हैं डिफरेंट अडेप्टेशंस। यहाँ पे एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है। एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की उन्होंने एग्जांपल दी है। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम लाइक अगर हम एग्जांपल ले लें एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर जो होता है, हम उसका एक थर्मोस्टेट है, उसके थर्मोस्टेट को हम फिक्स कर देते हैं। सपोज करें एक एसी है, हमने उसका टेम्परेचर जो उसका थर्मोस्टेट फिक्स कर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब वो क्या करेगा? हमने इसको 20 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स किया हुआ है टेम्परेचर, वो चलता रहेगा। वो उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता।
जब रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो उसके अंदर वो एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है एसी के अंदर, जो टेम्परेचर एनवायरनमेंट का डिटेक्ट कर रहा होता है। तो जैसे ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री होगा, वो सीधा मैसेज भेजेगा कंट्रोल सेंटर की तरफ, और कंट्रोल सेंटर जो होगा वो डिटेक्ट करेगा कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री हो चुका है, और वो क्या करेगा, सीधा मैसेज भेजेगा जो एसी का वो होता है स्विच आप कह दें, या आप क्या बोलेंगे उसको, जहाँ से ऑन ऑफ होता है, मतलब उनका ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है ना, तो वो उधर मैसेज भेजेगा और इफेक्टर्स के थ्रू रिस्पॉन्स ये होगा कि एसी बंद हो जाएगा। अब अगर टेम्परेचर डाउन होता है रूम का, तो वही जो डिटेक्टर है टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा, कंट्रोल सेंटर की तरफ मैसेज भेजेगा कि टेम्परेचर जो है ना वो दोबारा से हाई हो रहा है, तो एसी दोबारा से जो इफेक्टर को मैसेज भेजकर ऑन हो जाएगा। तो ये एक्चुअली फिजिकल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। उसके बाद है फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म जो है, ये एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये सारे कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं वर्क कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक एनिमल है, एंडोथर्मिक एनिमल्स, हम अपनी एग्जांपल लें, हम एंडोथर्मिक में आ जाते हैं। तो अगर हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हमारे रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे टेम्परेचर टेम्परेचर के अंदर जो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब देखिए टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, वो यानी कि बढ़ा है टेम्परेचर, तो इस चीज़ को उन्होंने डिटेक्ट किया, कंट्रोल सिस्टम को मैसेज भेजा, कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजा, और कंट्रोल सेंटर ने कूलिंग मैकेनिज्म डेवलप वो स्टार्ट करवा दिया। अब देखिए डिटेक्ट उन्होंने किस चीज़ को किया था, या उन्होंने ये देखा था कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उन्होंने स्टार्ट कौन सा प्रोसेस करवाया है, कूलिंग। यानी कि जो चीज़ उन्होंने डिटेक्ट की है उसका बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया है, कूलिंग वाला। तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसी तरह अगर हम कंट्रारी पॉइंट देखें कि बाहर का टेम्परेचर डाउन होता है, तो हमारे रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, और वो क्या करेंगे, कंट्रोल सेंटर में मैसेज जाएगा, कंट्रोल सेंटर जो है वो हीटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करवा देगा। तो ये एक्चुअली होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसके अंदर जो इनिशियल चीज़ हमारे जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, और रिस्पॉन्स उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। टाइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है, मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो होगी, इसके कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे जब अपलोड होगी, या आप अपने जो क्लास टीचर है उससे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।